नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोरों का राजा पार्ट 2। अगले दिन सुबह जब दुलत्ती चंद अपने धन वाले कमरे में पहुंचा, हाय मेरा धन, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोता पीटता वह सीधा राजा मूर्खानंद के पास पहुंचा। हुजूर न्याय कीजिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। कल रात चोर मेरा सारा धन लूटकर ले गए। मुझे विश्वास है यह काम उन्हीं 4 चोरों का है। सब्र रखो सेठ दुलत्ती चंद, हम तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करेंगे और तुम्हें तुम्हारा चोरी हुआ धन शीघ्र ही वापस दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा अन्नदाता, बस मेरा चोरी हुआ धन मिल जाए। जब राजा की संतावना पाकर सेठ दुलत्ती चंद वापस लौट गया तो महामंत्री भिंडी सिंह बोल उठा, महाराज, यदि प्रजा को यह बात मालूम हो गई कि उन चोरों के साथ चोरी में आप भी शामिल थे तो प्रजा भड़क सकती है, आप बदनाम हो सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप उन चोरों को गिरफ्तार कराएं। आप अपनी राय अपने पास ही रखिए और अपना कान पकड़कर हमारे मुंह के सामने लाइए और जो कुछ हम आपके कान में कहें उसे ध्यान से सुनिए। जी जी। पहले तो कुछ देर तक मूर्खानंद भिंडी सिंह के कान में कुछ फुसफुसाता रहा। उसके बाद मंत्री से बोला, क्यों मंत्री जी, हमारी बात आपके छोटे से भेजे में आई या नहीं? सब आ गई हुजूर, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। है। आज रात हम देखेंगे कि वे चोर कितने चालाक हैं। अब आप जाकर सारा प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा अन्नदाता। उसी रात चोरों के राजा की जय। आइए राजा लाल भुजक्कर जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या तुमने तय किया है कि आज किस सेठ के घर का दिवाला निकालना है? हाँ, तय कर लिया है, लेकिन आज हमारा शिकार कोई सेठ, लाला अथवा जमींदार नहीं होगा। आज हमारा शिकार होगा इसी देश का महामंत्री भिंडी सिंह। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना लाल भुजक्कर? क्या महामंत्री के यहाँ ले जाकर पिटवाना चाहते हो? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा यारो, बल्कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने पता लगाया है कि नगर के बहुत से सेठों ने चोरी के भय से अपनी अपनी दौलत महामंत्री जी के यहाँ रख छोड़ी है। यदि किसी तरह हम उसे प्राप्त कर लें तो शायद फिर जिंदगी भर हमें कुछ न करना पड़े। वह सब तो ठीक है, लेकिन उस धन की रक्षा के लिए वहाँ कड़ा पहरा भी तो होगा। उस हालत में हम उस धन को कैसे हासिल कर पाएंगे? हम पांचों अपनी विशेषताओं से हर पहरे को तोड़ सकते हैं। अच्छी तरह से सोच लो साथियों, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। फिर अपने राजा की बात मानना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जल्दी ही चारों चोर मूर्खानंद के उकसाने पर लोभ में आ गए। ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। शाबाश, चलो। आज के बाद शायद ही हमें कभी चोरी करने की जरूरत पड़े। सभी मंत्री के निवास स्थान की ओर चल पड़े। मेरी बातों में खूब फंसे यह मूर्ख, अब देखूंगा कैसे बचते हैं ये। खूब चालाक बनते थे। मंत्री के निवास स्थान के निकट पहुंचने पर उफ, काफी सख्त पहरा है। खैर प्यारे नक्कू, तुम सूंघ कर बताओ कि मंत्री ने दौलत कहाँ छिपा रखी है और खतरा कहाँ कहाँ है, बाकी मैं निपट लूंगा। अभी लो। नक्कू ने गर्दन उठाकर हवा में कुछ सूंघा, फिर कहने लगा, खतरा तो चारों ओर फैला हुआ है। महल के भीतर और बाहर पहरा देने वालों की संख्या 50 से भी ऊपर है, परंतु सबसे अधिक खतरा सामने दिखाई देने वाले उस ऊंचे मीनार के नीचे और उसके ऊपरी बुर्ज में है, जहां मंत्री ने धन रख रखा है। उस धन की रक्षा के लिए उसने वहां 5 सशस्त्र सैनिक भी रख छोड़े हैं। ऊपर बुर्ज तक पहुंचने के लिए नीचे सीढ़ियां हैं, परंतु द्वार मीनार के भीतर से बंद है और उसे बुर्ज पर पहरा देते सैनिक ही खोल सकते हैं। जब नक्कू सारी स्थिति के बारे में बताने के बाद खामोश हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि न केवल रक्षकों को मीनार के पास से हटाना ही होगा, बल्कि बुर्ज पर पहरा देते सैनिकों को भी नीचे लाना होगा। बिल्कुल चतुर भाई, आज यदि तुम कोई चतुरता दिखा सकते हो तो मैं तुम्हें मानूं। ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर तक सोचते रहने के पश्चात चतुर सिंह एकाएक प्रसन्नता से उछलता हुआ बोला, वाह, क्या उपाय आया है दिमाग में। अब वह सारा धन हमारा हो जाएगा। क्या सच? आए? बिल्कुल। सुनो,
चाबी सिंह और नजर बट्टू मेरी योजना अनुसार पहरा दे रहे सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराकर उन्हें महल से दूर ले जाएंगे। बाकी हम तीनों मीनार से सैनिकों को निकालकर वहां रखा सारा धन बटोर कर। फिर चतुर सिंह उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। चतुर सिंह की योजना सुनकर जहां तीनों चोरों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे, वहीं मूर्खानंद उर्फ लाल भुजक्कड़ का चेहरा उतर गया। वाह भाई चतुर सिंह, आज मान गए तुम्हें। इस शैतान की औलाद का दिमाग तो वास्तव में कमाल का है। अब देर न करो चाबी सिंह और नजर बट्टू, अपने काम में जुट जाओ। ठीक है, लो हम चले पहरेदारों की अकलों पर पत्थर डालने। महामंत्री भिंडी सिंह अपने महल में आराम से सो रहा था और महल के बाहर पहरेदार सतर्कता से पहरा दे रहे थे कि अरे आग आग आग, चोर चोर चोर। लगता है यह काम उन्हीं चोरों का है। आओ मेरे साथ। सावधान, शायद चोर आ पहुंचे हैं। चिंता मत करो, आज वे बचकर कदापि नहीं जा पाएंगे। चोर चोर चोर। वे दोनों और कोई नहीं, चाबी सिंह और नजर बट्टू ही थे। उनकी योजना सफल रही और लगभग सभी सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। वे रहे चोर, कमबख्त खुद ही चोर चोर चिल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं, अब वे बचकर नहीं जा पाएंगे। अब सभी पहरेदार मीनार और महल के निकट से हट गए। मार्ग साफ है, आओ अब हम अपना काम करें। हाँ चलो। फिर वे अंधेरे का फायदा उठा दुबकते हुए मीनार की ओर दौड़ पड़े। मीनार के निकट पहुंचते ही चतुर सिंह ने अपने वस्त्रों से एक छोटी सी गठरी निकालकर खोल ली। वे इस समय मीनार के निकट ऐसे स्थान पर थे जहां काफी अंधकार था। लो, इन गुब्बारों में जल्दी से फूंक भरो। तीनों मुंह से गुब्बारों में हवा भरने लगे। जैसे जैसे गुब्बारों में हवा भरती गई, गुब्बारे फूलकर विचित्र एवं भयानक किस्म के मानवीय आकार में बदलने लगे। उन मानवीय आकारों के चेहरों पर चमकने वाली कोई चीज लगी थी, जिसकी वजह से वे अंधकार में भी चमक रहे थे। उफ, वास्तव में काफी विचित्र किस्म के गुब्बारे हैं। गुब्बारों में हवा भरने के पश्चात उन्होंने उनके मुंह पर रेशम की डोरी बांध दी और डोरी को ढील देने लगे। न जाने उन गुब्बारों में कैसी विशेषता थी कि वे सीधे ऊपर उठते चले गए। मजबूरी है, फिलहाल इनका साथ देना ही होगा। जैसे ही गुब्बारे बुर्ज के सामने पहुंचे, अरे बाप रे, वह भूत! अंधकार होने के कारण सभी सैनिक उन भयानक बनावट के गुब्बारों को भूत प्रेत ही समझे और बुरी तरह भयभीत हो उठे। तभी हा 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 हा, हु, भाग जाओ वरना हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। वह भयानक अट्टहास और आवाजें नीचे खड़े चतुर सिंह और चाबी सिंह निकाल रहे थे। आखिरकार सैनिकों का साहस जवाब दे गया और भागो, हा 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 हा, उफ। लेकिन सिपह सालार जी, वह धन, उस धन को मारो गोली, अपनी जान बचाओ। जैसे ही सैनिक मीनार का द्वार खोलकर बाहर निकले, चतुर सिंह ने अपने वाले गुब्बारे का मुंह उनकी ओर घुमा दिया। भागो बेटा, और जोर से भागो। अरे बाप रे, ये भूत अभी भी पीछे लगे हैं, भागो। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। और जब सभी सैनिक उनकी नजरों से ओझल हो गए, तो वे तीनों फटाफट सीढ़ियां लांघते हुए बुर्ज के ऊपर पहुंचे और जल्दी से सारा धन समेटकर अपनी राह हो लिए। बस अब भाग लो, यदि सैनिक लौट आए तो खैर नहीं। सुबह जब महामंत्री की आंख खुली, हुजूर, वे चारों चोर बुर्ज से सारा धन ले उड़े। क्या? फिर जब सैनिक ने सारा किस्सा सुनाया तो भिंडी सिंह ने अपना सिर पीट लिया। हाय, अब महाराज जरूर मुझे बीच चौराहे पर उल्टा टंगवा देंगे। दूसरे क्षण वह फटाफट तैयार हुआ और दरबार में जा पहुंचा। उसे देखते ही मूर्खानंद आग बबूला हो उठा। क्यों भिंडी सिंह जी, क्या इसीलिए हमने आपको महामंत्री बनवाया था कि आप आराम से अपनी भिंडियां बेचकर सोते रहें और वे चोर हमारी नाक के नीचे से हमारा सारा धन ले उड़े? क्या यही थी आपकी तैयारियां? मैं शर्मिंदा हूँ महाराज, परंतु इस बात से आप भी अब इनकार नहीं करेंगे कि वे चारों अत्यंत धूर्त, चतुर और चालाक हैं और उन्हें पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। बस बस, आप अपनी दुम अपने पास ही रखिए। हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस बार हमने जो योजना तैयार की है, उससे वे कदापि बचकर नहीं निकल पाएंगे। अब अपने दोनों कान पकड़कर हमारी बात ध्यान से सुनिए,
जी महाराज। महामंत्री के निकट पहुंचने पर राजा मूर्खानंद उसे अपनी नई योजना बताने लगे। सारी योजना समझाने के बाद, सुनिए महामंत्री जी, यदि इस बार आपके प्रबंध में कोई त्रुटि रही तो हम आपको अपने अजायब घर में उल्टा लटकाकर लोगों के लिए प्रदर्शनी लगा देंगे। जी महाराज, समझ गया, आप निश्चिंत रहिए, इस बार मुझसे कोई भूल नहीं होगी। और कुछ देर बाद ही पूरे नगर में राजा मूर्खानंद की ओर से एक मुनादी की जाने लगी। सुनो भाइयों, चोरों के लिए एक सुनहरा अवसर। आज रात करेला बाजार की सड़क पर बिछाई जाने वाली 1000 स्वर्ण मुद्राओं को जो चोर बिना पकड़े चुराने में सफल होगा, उसे महाराज की ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप और दी जाएंगी। वाह, लगता है हमारे महाराज ने चोरों को पकड़ने के लिए यह नया तरीका सोचा है। हाँ, और मुझे विश्वास है कि इस बार चोर अवश्य पकड़े जाएंगे। सांझ ढलते ही मंत्री भिंडी सिंह ने अपनी देख रेख में बाजार के मुख्य सड़क पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं बिछवा दी और चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया। इतने सख्त पहरे में पूरी स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, एक भी स्वर्ण मुद्रा चुरा पाना मुश्किल है। हाँ, अब देखना यह है कि वे चारों नामी चोर क्या गुल खिलाते हैं। रात में जब मूर्खानंद नियत स्थान पर पहुंचा, सुनो भाई लाल भुजक्कर, आज तुम्हें चोरी के लिए कोई ठिकाना बताने की जरूरत नहीं। हमने राजा द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया है और रात हम राजा की ओर से करेला बाजार की सड़क पर बिछाई गई उन्हीं मुद्राओं को चुराएंगे। कहने तो मैं भी तुमसे यही जा रहा था, लेकिन भाइयों, सख्त पहरे के मध्य उन मुद्राओं को चुराना कोई हंसी मजाक नहीं, पकड़े जाने की 100% संभावना है। अरे यार, तुम अपनी गर्दन की बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सारी योजना तैयार कर ली है। सुनो, तुम्हें भी बताता हूँ। और जब चतुर सिंह ने अपनी योजना लाल भुजक्कर यानी राजा मूर्खानंद को सुनाई तो उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया। उफ, यह चतुर सिंह का बच्चा तो योजना बनाने में वास्तव में शैतान का बाप निकला। भिंडी सिंह की 7 पुश्तों के दिमाग में भी यह बात नहीं आ सकेगी। अरे भाई, क्या सोचने लगे, चलोगे भी या यहीं खड़े रहोगे? ओह हाँ, चलो। राजा ने अपने अजीब से हुलिये में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया और कुछ देर बाद पांचों करेला बाजार की उस सड़क पर पहुंच गए जहां सोने की मुद्राएं बिछी थी। लोग बाग उनके ऊपर से आ जा रहे थे, जो कि आसपास सैनिक पहरे पर थे, इसलिए उन स्वर्ण मुद्राओं को कोई भी उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक सुनसान गली में पहुंचकर चतुर सिंह बोला, लो, इस डिब्बे में तारकोल है, तुम सब अपने अपने जूतों के तले पर इसे लगा लो, फिर आराम से चहलकदमी करते हुए स्वर्ण मुद्राओं से गुजरो। मेरा विचार है 8-10 चक्करों में ही सारी स्वर्ण मुद्राएं हमारे थैले में इकट्ठी हो जाएंगी। पांचों अपने अपने जूतों के तलों में तारकोल लगाने के बाद आराम से स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर से होकर गुजरने लगे। जैसे जैसे वे स्वर्ण मुद्राओं से होकर आगे निकलते, स्वर्ण मुद्राएं उनके जूतों में चिपकती जाती। सड़क से कुछ दूर जाने के बाद वे अपने जूतों में चिपकी स्वर्ण मुद्राएं निकालकर थैले में रखते। वाह, इस बार मेरे जूते 20 मुद्राएं लेकर आए। भैया, आज मेरे बड़े जूते ने तो कमाल दिखाया है, पूरे 50 स्वर्ण सिक्के लेकर आया है। कमबख्त मेरे सामने मेरा ही माल पार कर रहे हैं। और पुनः उस सड़क की ओर लौट जाते। ऐसा उन्होंने कई बार किया। और जब सुबह हुई, आए चोर आए नहीं और सारी स्वर्ण मुद्राएं गायब। हाय भिंडी सिंह, अब महाराज तुझे जरूर किसी खेत में गाड़ देंगे। मत रोइए हुजूर, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खामोश रहो नालायकों, महाराज यदि मेरी भिंडी बोएंगे तो तुम्हें लापरवाही के जुर्म में मेरे साथ गन्ने की तरह किसी खेत में गाड़ देंगे। हाय, अब क्या होगा? उसके बाद महामंत्री दौड़ा दौड़ा मूर्खानंद के पास पहुंचा। दया करे महाराज, मुझ पर रहम करे, लाख सतर्कता के बावजूद भी मैं मुद्राओं की रक्षा नहीं कर सका, इसीलिए आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। लीजिए, मेरी पगड़ी संभालिए। बकरी की तरह मिमियाइए नहीं महामंत्री जी, अपनी टोपी अपने आलू जैसे सिर पर रखिए। जानते नहीं, हमें गेंद खेलने का शौक नहीं। आप कितने महान और दयालु हैं महाराज। सुनिए महामंत्री जी, आज हमें भी यह मानना पड़ रहा है कि वे चोर वास्तव में असाधारण दिमाग के हैं, इसीलिए
अब हम चाहते हैं कि उन्हें और ढील न देकर तुरंत पकड़ लिया जाए। यही तो मैं भी कहना चाहता था महाराज। आज की रात जब वे उस पेड़ के नीचे एकत्र होंगे तो मैं सैनिकों के साथ उन्हें तुरंत धर दबोचूंगा। ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। लेकिन महाराज, आपने यह तो बताया ही नहीं कि आखिर इतनी सारी मुद्राएं उन्होंने कैसे और कब चुराई। उसके बाद राजा ने महामंत्री को सारी बात बताई। जब रात हुई तो चारों चोर उसी पेड़ के नीचे एकत्रित हुए जहां वे एक दूसरे से मिलते थे। पता नहीं अभी तक लाल भुजक्कर क्यों नहीं आया। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ही इतना सारा धन पाकर वह चोरी करना भूल गया है। मेरे विचार से भाइयों, अब उसकी राह देखना बेकार है। चलो, आज की रात हम चारों ही लाला मुर्गा राम के यहाँ धावा बोलते हैं। वैसे भी लाल भुजक्कर हमारे काम का नहीं है, बेकार में ही उसे हिस्सा देना पड़ता है। ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। परंतु इससे पहले कि वे वहां से चलते, अरे वो देखो, ओह खतरा! उफ, वे सैनिक हैं और उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। निकल भागने का कोई रास्ता नहीं। बाप रे, अब मारे गए। चतुर सिंह, तुम्हें बचने का कोई उपाय सुझाओ ना। अरे क्या खाक उपाय सुझाऊं? इन घुड़सवार सैनिकों को देखकर तो मेरी अकल के सारे घोड़े पहले ही घास चरने जा चुके हैं। सैनिकों, पकड़ लो इन शुतुरमुर्ग की औलादों को और ले चलो इन्हें घसीटते हुए। हाय, आज हुआ बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क। अगले दिन सुबह दरबार में महाराज, चारों चोर हाजिर हैं। अरे लाल भुजक्कर और महाराज! नजर बट्टू ने तुरंत राजा को पहचान लिया। अब समझा, तो यह सब लाल भुजक्कर के रूप में महाराज का ही किया धरा है। महामंत्री जी, इन्होंने हमारे देश में जो उद्दंडता की है उसके लिए हम इन्हें मौत की सजा सुनाते हैं। ले जाइए इन्हें और कल सुबह फांसी पर चढ़ा दीजिए। कल अपनी प्रजा के साथ हम भी इनकी मौत का नजारा अपनी आंखों से देखेंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्लादों से कहकर इनकी फांसी के लिए मजबूत फंदे तैयार करवाता हूँ। सैनिकों ने उन चारों को ले जाकर जेल की मजबूत कोठरी में बंद कर दिया। हाय, अब क्या होगा? तुम्हें बचने का कोई उपाय सोचो ना चतुरसेन। भाई, चोरी करने के लिए तो मैं उपाय बता सकता हूँ, लेकिन फांसी के फंदे से बचने के लिए मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। आह, काश यदि इस समय लाल भुजक्कर हमारे साथ होता तो वह जरूर अपनी मुंडी घुमाकर हमें फांसी के फंदे से बचा लेता। अम्मा यार, क्यों माय माय कर रहे हो? जब यह सब कुछ करने वाला स्वयं लाल भुजक्कर है तो वह भला हमें क्यों बचाने लगा? नजर बट्टू की बात सुनकर सभी चौंक उठे। क्या मतलब? मतलब यह यारो कि लाल भुजक्कर को पहचानने में तुम सबकी नजरें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं। मैंने उसे पहचान लिया है। वास्तव में लाल भुजक्कर ही महाराज मूर्खानंद है और उन्हीं के इशारे पर हम कैद हुए हैं। क्या? अगले ही पल योजना बनाने वाला चतुर सिंह प्रसन्नता से बोल उठा। वाह रे नजर बट्टू, आज तो तुम्हारी इन कटीली आंखों ने वास्तव में कमाल कर दिया। यदि तुम्हारा कहना सच है तो समझ लो, हम चारों यारों को दुनिया की कोई शक्ति फांसी नहीं लगा पाएगी। आए, वह कैसे? तब चतुर सिंह उन्हें अपनी योजना बताने लगा। दूसरे दिन चारों चोरों को एक लंबे चौड़े मैदान में ले जाया गया, जहां उन्हें फांसी लगाने का प्रबंध किया गया था। उनके पकड़े जाने की खबर पाकर अत्यधिक संख्या में प्रजा भी एकत्रित हो चुकी थी। अब उनके गलों में फांसी का फंदा डाल दिया गया तो राजा मूर्खानंद भी आ पहुंचा। बोलो शैतानों, मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ महाराज, हम सबकी केवल एक ही इच्छा है। हम अपने 5वें साथी लाल भुजक्कर से मिलना चाहते हैं। उससे क्यों मिलना चाहते हो तुम? क्योंकि उसी ने तुम्हें पकड़वाया है, इसलिए उसे हमने माफ कर दिया है। हम सभी जानते हैं महाराज, इसीलिए तो उससे मिलना चाहते हैं। राजा सोच में पड़ गया। ये कमबख्त आखिर क्यों मिलना चाहते हैं लाल भुजक्कर से? किस सोच में पड़ गए हुजूर? क्या आप हमारी छोटी सी अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते? ठीक है, हम उसे अभी भिजवाते हैं। उसके बाद राजा मूर्खानंद भिंडी सिंह से अर्थपूर्ण स्वर में बोला, सुनिए महामंत्री जी, हम अभी लाल भुजक्कर को यहाँ भेज रहे हैं। उससे इनकी मुलाकात कराने के बाद इन चारों का बैंगन का भुर्ता बनवा देना। अच्छी तरह समझ गए ना आप? बिल्कुल समझ गया हूँ महाराज, आप निश्चिंत रहें। कुछ देर बाद ही राजा मूर्खानंद
लाल भुजक्कड़ के वेश में उन चारों के सामने आ खड़ा हुआ। नमस्कार यारो, कहो तुम लोग किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे? अपनी बात जरा जल्दी से कहना, क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसी समय गंगा जी नहाने जाना है। अबे लाल भुजक्कड़ के बच्चे, हमें फांसी पर लटकवा कर खुद गंगा नहाने जा रहा है? क्या अपनी बात भूल गया? आए, कैसी बात? अरे झूठे भुलक्कड़, भूल गया? तूने कहा था कि यदि कभी हम पकड़े गए तो तू हमें अपना तरबूज जैसा सिर घुमाकर छुड़ा सकता है। अब छुड़ा हमें और रख अपनी बात की लाज। क्या बकते हो? भला यह कैसे हो सकता है? महाराज तुम्हें फांसी दें और मैं मुंडी घुमाकर तुम्हें छुड़ा लूं? अबे झूठे, तो कह दे कि तूने अपनी माँ की कसम झूठी खाई थी। हाँ, कह दे कि वास्तव में तू पैदाइशी झूठा है। उनकी बात सुनकर राजा मूर्खानंद अपनी खोपड़ी खुजाने पर मजबूर हो गया। उफ, इन कमबख्तों ने तो मुझे मेरे ही जाल में फांस लिया। अब यदि मैं इन्हें नहीं छुड़वाता हूँ तो सबके साथ साथ मंत्री भिंडी सिंह के सामने भी मुझे नीचा देखना पड़ेगा। फिर कभी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर माँ की कसम, ओह नहीं, मुझे इन्हें छोड़ना ही होगा। और मजबूर हो मूर्खानंद को अपनी मुंडी घुमानी ही पड़ी। ओह, महाराज सर घुमाकर मुझे इन चोरों को छोड़ देने का इशारा कर रहे हैं। मंत्री भिंडी सिंह ने जल्लादों को तुरंत आदेश दिया, छोड़ दो इन्हें। क्या? आए? महामंत्री भिंडी सिंह का आदेश सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई भी उनकी हुक्म अदूली नहीं कर सका। अतः चोरों को तुरंत आजाद कर दिया गया। यह देख चारों चोर भाव विचल हो उठे। हमने आपको पहचान लिया है महाराज, आप महान हैं महाराज। अरे, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया है। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, कोई कामकाज न होने के कारण हम चोरी करने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन आज से हम प्रण करते हैं कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। अब समझा, जरूर नजर बट्टू ने मुझे दरबार में ही पहचान लिया होगा। उसके बाद फांसी से बचने के लिए चतुर सिंह ने यह योजना बनाई होगी। ससुरे वास्तव में एक से बढ़कर एक हैं। क्यों ना इन्हें मैं अपना विशेष सलाहकार बनाकर इनकी बुद्धि का सही उपयोग करूं। सोचने विचारने के बाद राजा मूर्खानंद उनसे बोला, अरे शैतान की खालो, अब उठोगी भी या मेरे पैरों को तोड़ोगे? क्या इरादा है? आंसू पोंछते हुए चारों चोर उठ खड़े हुए। सुनो, तुम चारों बुद्धिमान, चतुर, साहसी और चोर होते हुए भी ईमानदार हो। मैं तुम्हारे गुणों का उपयोग देश की तरक्की के लिए करना चाहता हूँ। क्या तुम चारों मेरे विशेष सलाहकार बनने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं महाराज। हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम अपने गुणों का प्रयोग केवल देश और प्रजा की भलाई के लिए ही करेंगे। शाबाश, हमें तुमसे इसी उत्तर की आशा थी। मंत्री जी, जाइए प्रजा में ऐलान करवा दीजिए कि आज से लोगों को अपने घरों में ताले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद राजा मूर्खानंद के राज्य में कभी कोई चोरी नहीं हुई और राजा मूर्खानंद अपने चारों सलाहकार चाबी सिंह, नक्कू, नजर बट्टू और चतुर सिंह की बुद्धि और अन्य गुणों से अपना राजपाट सुचारू रूप से चलाने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।